हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल से हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है और यह सब्जेक्ट की फ्रंट पेज इमेज में आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए भूगोल की यह पाठ्य पुस्तक जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरण। और यह दोस्तों टेक्स्ट बुक में हमने पहला अध्याय शुरू किया है। पहले अध्याय का नाम है पर्यावरण और कल हमने पेज नंबर 1 से 3 पर जो भी इंफॉर्मेशन दी थी उनके बारे में पढ़ाया था। आज हम पेज नंबर 4 से 6 पर जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है उनको बेस बनाते हुए यह वीडियो तैयार किया है। और लास्ट में अभ्यास में कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, वो क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करके यहाँ यह वीडियो में रखा है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। सामाजिक विज्ञान और कक्षा 7 के लिए यह भूगोल की पाठ्य पुस्तक जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरण और पहला अध्याय है पर्यावरण। तो आज हम पारितंत्र क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। दोस्तों, यह जो पूरा अध्याय है वो एक वार्तालाप के रूप में यहाँ हमारे सामने रखा गया है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स आपस में जो वार्तालाप करते हैं, यह वार्तालाप के जरिए हमें इकोसिस्टम समझाने की कोशिश की गई है। देखो, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। क्या दोस्तों, यह तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान का बहुत सा इलाका रेगिस्तान है। इसीलिए हीरा बोलता है कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेती ही नजर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, रेगिस्तान में कौन कौन से जीव जंतु देखने को मिलते हैं? तो सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलते हैं रेगिस्तान में। तो यहां से दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और आपको पढ़कर ही आंसर पता चल जाएगा, लेकिन यह बहुत बेसिक है। चलिए पढ़ो मेरे साथ। एक मित्र ने कहा, तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। यह मित्र किस राज्य का निवासी होगा? दोस्तों, यह वर्णन के जरिए हमें गैस करना है कि यह जो मित्र है वो किस राज्य का निवासी होगा। तो यहाँ हमें कुछ हिंट दे दी गई है कि एक तो हरे भरे खेत है और नारियल के बागान भी यहाँ है और यहाँ लगातार बारिश भी होती है। मतलब यह हुआ कि हमारे भारत देश में मानसून की सीजन कहाँ से स्टार्ट होती है? केरल से स्टार्ट होती है और केरल में दोस्तों नारियल के बागान पाए जाते हैं और यहाँ हरे भरे खेत भी होते हैं। तो हमें आंसर देना चाहिए केरल राज्य। एक ऐसा ही और क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेती ही नजर आती है। यह कथन किस राज्य के निवासी का है? दोस्तों, यह कथन किस राज्य के निवासी का है? तो आपने पकड़ लिया ना कि एक तो बारिश नहीं होती है, दूसरा यहाँ दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेती ही नजर आती है। तो दोस्तों, कीकर एवं रेत कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान में। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। ओके, रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों है?
क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? दोस्तों रवि हैरत में पड़ गया, सोचने लगा कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तब दोस्तों टीचर ने कहा, शिक्षक ने कहा, बिल्कुल बहुत संबंध है। यह शिक्षक ने आंसर दिया, यानी कि जो पूरी इकोसिस्टम है वो एक दूसरे से संबंधित है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। यहाँ इमेज आप देख सकते हैं, जो इंसान है वो अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित रहता है, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। दोस्तों यह हमारे लिए समझने वाली बात है कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या दोस्तों? यह सभी का अपना अपना पारितंत्र हो सकता है। वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? दोस्तों यह आपके लिए यह टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन रखा गया है और यह क्वेश्चन पर आपको सोचना है। ओके, आगे मानवीय पर्यावरण की बात करें तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन दोस्तों वर्तमान में आप सोचिए कि वर्तमान में हमारी जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो आसपास के प्रकृति से पूर्ण होती है? नहीं होती है। देखो, मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो दोस्तों प्रारंभिक मानव थे उन्होंने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन एकदम सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। क्या दोस्तों? मानव ने अपने आसपास में जो पर्यावरण है उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं और उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया है। क्या हमारे जैसे इंसान ने दोस्तों फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया है? अब आंसर बताइए। मानवीय पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों 3 सेंटेंस दिया है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलिए तीनों को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस, प्रारंभिक मानव ने प्रकृति का शोषण किया था। प्रारंभिक मानव ने प्रकृति का शोषण नहीं किया था, लेकिन प्रारंभिक मानव ने प्रकृति के अनुरूप अपने जीवन को ढाल दिया था। तो दोस्तों यह पहला कथन गलत हो गया। समय बदलने के साथ मानव ने पर्यावरण में परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे समय बदलता गया तो मानव ने पर्यावरण में परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? 2 और 3 नंबर का कथन सही है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे दोस्तों, जैसे जैसे मानव में क्रांति हुई, यानी कि मानव की जो विकास यात्रा है, पहले होमो सेपियंस था और बाद में उनके जीवन जीने के जो तरीके हैं वो नई खोजों के साथ, नए आविष्कार के साथ बदलते गए। देखो, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ।
औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। दोस्तों, यह पूरी विकास यात्रा का वर्णन यहाँ कुछ 4-5 सेंटेंस में दिया गया है कि सबसे पहले तो पहिए का आविष्कार हुआ, जिसके यातायात के साधन निर्मित हुए। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। दोस्तों, वस्तु विनिमय पद्धति, मान लीजिए कि मेरे पास एक बैल है और आपके पास 10 बकरियां है और आपको एक बैल चाहिए, मेरे को 10 बकरियां चाहिए, तो मैं आपसे बैल दे देता हूं और आप मुझे 10 बकरियां देते हैं। तो यह चीज के बदले में चीज की आप ले करना, यानी कि इसे ही बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। तो वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। आंसर बताइए। जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना या देना होता है, वह क्या कहलाता है? बताइए, सोचिए कि जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना होता है, उसे क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता है। सही आंसर ये ऑप्शन ए। और क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज, क्या यह रसीला तरबूज देखकर आपके मुंह में पानी आ गया? ओके, आप खा लीजिएगा। आपके पास पैसा है ना जेब में, तो आप खा लीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपको नहीं भेज सकता। बहुत से मित्र बोलते होंगे कि सर फोन पे कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह तरबूज खाना एक मामूली सी, दोस्तों इसकी कोई ज्यादा मूल्य वाली बात नहीं है। ओके, तो क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। दोस्तों, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। यदि सही संतुलन नहीं है तो हमारे पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी साइड इफेक्ट हो सकते हैं और मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है जिसका नाम है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। दोस्तों, मिजोरम, मणिपुर ऐसे राज्य है जहां लगातार बारिश होती रहती है और पूरे भारत देश में मानसून की सीजन में सबसे अधिक बारिश भी यही उत्तर पूर्वी राज्यों में होते हैं। और यहाँ मैप में देखिए कि मिजोरम कहाँ पर है। ये रहा मिजोरम, और मिजोरम के आसपास दोस्तों यहाँ असम, यहाँ पर मणिपुर, त्रिपुरा जैसे राज्य स्थित है, तो यहाँ अधिक बारिश होती है। तो रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है जिसका नाम है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाए। यानी कि टीचर ने अपने छात्रों को एक होमवर्क सौंपा है कि छुट्टियों के वक्त में आप जहां भी घूमने जाए वहां का एक चित्र बनाकर आपको लाना होगा। देखो, रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाए। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में पूछा गया है और आंसर भी दे दिया गया है। और क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी कि यह जीके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि क्या आप जानते हैं, यह शीर्षक से दोस्तों कुछ जीके वाले क्वेश्चन यहाँ आंसर के रूप में रखे गए हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो यदि कभी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन सामने आए कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है,
तो आपके मुंह से क्या आंसर निकलना चाहिए? 5 जून। और 5 जून है ए ऑप्शन पर, तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 11 जुलाई, 16 अगस्त और 5 सितंबर को कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं? आपको सर्च करना है, आपको किसी अपने टीचर से पूछना है और आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 16 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को पता ही होगा। और यह 5 सितंबर दोस्तों आपने भी मनाया होगा, आपने भी हिस्सा लिया होगा। शब्दावली, तो वस्तु विनिमय पद्धति किसको कहते हैं? इसका अर्थ यहां स्पष्ट किया गया है कि यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। क्या? वस्तु विनिमय पद्धति यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, यानी कि करेंसी का उपयोग नहीं किया जाता। वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती है, ली जाती है। आओ कुछ करके सीखे, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ यह अध्याय में शामिल है कि आओ कुछ करके सीखे। तो बच्चों को क्या करना है, छात्रों को क्या करना है? अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। यानी कि यदि आपकी आयु कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं तो आपकी आयु 12 वर्ष की होगी। आपको अपने पड़ोस में जाना है या तो अपने घर पर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनसे सलाह मशवरा करना है और ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त करना है। क्या पूछना है बुजुर्ग व्यक्ति को कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? आपको बुजुर्ग व्यक्ति अपने दादा दादी को पूछना है कि आप जब छोटे थे, हमारी उम्र के थे, तो आपके आसपास के पेड़ कैसे थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से, यानी कि आप जब छोटे थे तो अपने घर में आप कौन कौन से खेल खेलते थे, यही भी पूछना है। और उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था? आप छोटे थे तो आपका पसंदीदा फल कौन सा था, यह भी पूछ लीजिए। और गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे? वर्तमान में तो हमारी दोस्तों आर्थिक जो परिस्थिति है वो अच्छी हो गई है तो हम एसी वाले रूम में रहते होंगे, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति थे वो यदि गरीब थे तो वो गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे? यह सभी क्वेश्चन आपको अपने बुजुर्ग व्यक्ति से पूछना है, अपने दादा दादी को पूछना है और आंसर आपको टीचर को भेजना है। यानी कि आपको आपने जो भी लिखा है, नोट किया है, वो सभी लिस्ट आपको अपने टीचर से बतानी है। ओके। और प्राप्त जानकारी को दीवार या बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करने को कहा गया है। आपकी स्कूल में यदि बुलेटिन बोर्ड है तो यह सभी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित करें। ओके। आगे दोस्तों अभ्यास में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न है पारितंत्र क्या है? तो दोस्तों यह जियोग्राफी की बेसिक इंफॉर्मेशन है और हम अभी भूगोल समझना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पारितंत्र क्या है, पर्यावरण क्या है, ऐसे शब्दावलियों के बारे में हमें अर्थ स्पष्ट करने होंगे। ओके। तो पारितंत्र क्या है? उत्तर है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। दूसरा क्वेश्चन अभ्यास में है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? यानी कि आपके दिमाग में प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में क्या सोच है? तो आपको उत्तर देना है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। क्या दोस्तों? यह भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। और दोस्तों जैविक और अजैविक तत्व कौन कौन से, वो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। ओके। तो याद रख लो कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं?
तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। अभ्यास का तीसरा क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण के प्रमुख घटकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक घटक और दूसरा है मानव निर्मित घटक। और प्राकृतिक घटक में खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि शामिल है। और मानव निर्मित घटक में यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि शामिल है। एक और क्वेश्चन है अभ्यास में कि मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मैंने आपको हाल ही में बताया कि मानव निर्मित पर्यावरण के जो घटक है, यहां पर मैंने आपको बताया मानव निर्मित घटक, तो यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि यह मानव निर्मित घटक है। तो एग्जाम्पल के रूप में भी आपको यही उत्तर देना है कि यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि यह मानव निर्मित पर्यावरण के एग्जाम्पल है। स्थल मंडल क्या है? इंग्लिश में कहे तो लिथोस्फीयर किसको कहा जाता है? उत्तर है पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। स्थल मंडल इंग्लिश में बोले तो लिथोस्फीयर किसको कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। अगला क्वेश्चन है जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? तो जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक है पेड़ पौधे, पशु पक्षी। ओके, अगला क्वेश्चन है जैव मंडल क्या है? तो पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है उसे जैव मंडल कहते हैं। चाहे दोस्तों यह सजीव वायुमंडल में भी रहते हैं, जल मंडल में भी रहते हैं और स्थल मंडल पर भी यह सजीव बसते हैं। यानी कि यह तीनों हमारे मंडल है, वहां पर सजीव पाए जाते हैं। तो तीनों में से हमारा यह जैव मंडल निर्मित होता है। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है उसे जैव मंडल कहते हैं। छोटे से छोटे जीवाणु से लेकर बड़े से बड़ा जीव सभी जैव मंडल में शामिल है। क्या? छोटे से छोटा जीवाणु से लेकर बड़े से बड़ा जीव सभी जैव मंडल में शामिल है। और आगे सही उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी कि सही उत्तर पर आपको राइट की निशानी करनी है। तो पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? दोस्तों यहाँ प्राकृतिक परितंत्र कौन सा नहीं है? 3 ऑप्शन में से दोस्तों मरुस्थल यह प्राकृतिक परितंत्र है, क्योंकि मरुस्थल का निर्माण इंसान ने नहीं किया है। तो वनों का निर्माण भी इंसान ने नहीं किया है, वन भी यह प्राकृतिक परितंत्र है, मरुस्थल भी प्राकृतिक परितंत्र है। लेकिन ताल का निर्माण इंसान ने किया है, तो यह ताल प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, 3 ऑप्शन है। तो दोस्तों मानवीय पर्यावरण में धर्म एवं समुदाय दोनों शामिल है, लेकिन स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? 3 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यह 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर्यावरण के लिए खतरा है। तो बताइए, जनसंख्या की वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है क्या? पादप की वृद्धि से पर्यावरण के लिए खतरा नहीं बल्कि लाभ होगा। तो फसल की वृद्धि से भी पर्यावरण को लाभ होगा, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा बन सकती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 2। आगे निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ बनाइए। कल भी मैंने यह जोड़ आपके सामने बनाई थी, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि जैव मंडल। तो जैव मंडल किसको कहते हैं?
तो दोस्तों जैव मंडल हमारे तीनों मंडल में शामिल है वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो यह जैव मंडल है। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, इसे बोलते हैं वायुमंडल। जलमंडल जलीय क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। और पर्यावरण हमारे आसपास का जो क्षेत्र है वो सभी पर्यावरण में आता है। ओके, तो इसी तरह आपको जोड़ बनानी चाहिए। आगे कारण बताइए। 2 कारण हमें यहां अभ्यास में दिए गए हैं। पहला कारण है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो यह कारण का उत्तर लिखना है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण भी करता है। इसी तरह मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। उत्तर है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण भी करता है। और लास्ट में एक कारण रखा गया है कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। कैसे? तो देखो, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। इसका कारण यह है कि उसे एक दूसरे की बहुत आवश्यकता होती है। पौधे जीव जंतुओं को भोजन तथा आश्रय प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जीव जंतु हरे पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जिससे वे अपना भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों ये पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। उत्तर लिखना है कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें एक दूसरे की बहुत आवश्यकता होती है। पौधे जीव जंतुओं को भोजन तथा आश्रय प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जीव जंतु हरे पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जिससे वे अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ हम पहला अध्याय खत्म करते हैं। कल हम दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। इसी तरह कक्षा 7 की जो भूगोल की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वो हम पूर्ण करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आपकी जियोग्राफी की जो बेसिक समझ है वो दोस्तों डेवलप हो जाएगी। ओके, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।